नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो उद्देश्य है वो ये जानना है कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह के यानी किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह की नेचर के सवाल पूछे जाते हैं, वस्तुतः मेरा ये जो विश्लेषण है वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित है। वर्तमान में जिस तरह के प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, जिस तरह के प्रश्नों की प्रकृति रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की एक ठीक ठाक जनरल अप्रोच का होना, यानी उस विषय से संबंधित जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप मल्टीपल चॉइसेस में से सही आंसर को चूज कर सके, यानी सही उत्तर पर निशाना लगा सके। आरएएस की जो परीक्षा है उसमें सामान्यतः 5 से 7 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके उन सभी टाइप्स पर, प्रश्नों की उन सभी प्रकृतियों पर बात करती हूँ और उदाहरण के माध्यम से भी उनको और डिस्क्राइब करने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले प्रश्न वे होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही इजी टाइप के प्रश्न होते हैं। इजी कैसे? इजी इस मायने में कि बहुत ही ये सामान्य से प्रश्न होते हैं, तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 जो होते हैं गलत है और 1 ऑप्शन सही होगा। आपको उस सही का चयन करते हुए टिक लगाना है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे 2021 में एक सवाल पूछा गया कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। अब इसके आपको 4 विकल्प दिए गए: बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। देखिए, सवाल बहुत ही सीधा है, इजी है। सवाल में किसी तरह का कोई पेच नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप सरपट एक नज़र चारों ऑप्शंस पर दौड़ाइए और अगर आपको मालूम है, आपको फैक्ट मालूम है, अगर आपको सही ऑप्शन पता है कि भाई सही ऑप्शन बीकानेर है, तो आप बीकानेर वाला ये जो सर्कल है इसको डार्क कीजिए और खटाखट 3 नंबर अपनी जेब में बिना समय गंवाते हुए डालिए। तो ये था प्रश्नों की प्रकृति का एक पहला उदाहरण। बात करते हैं अगले की। दूसरी टाइप के प्रश्न वे होते हैं जहां पर आपको केवल एक ऑप्शन का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी मैंने ये उदाहरण बताया था, कौन सा? अकादमी वाला। तो आपको ये मालूम हो गया अकादमी बीकानेर में स्थित है। आपने एक फैक्ट का आपको एक फैक्ट की जानकारी थी, आपका काम चल गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूछा ही एक ही तथ्य जा रहा था। लेकिन दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वहां आपको 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस को सामने लेकर उनके बारे में विचार करते हुए चलना है। जैसे इसको समझिए, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की जो जालिपा कपूरड़ी योजना है, विद्युत तापीय परियोजना है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं थोड़ा संक्षेप में ही लिख देती हूँ। तो प्रश्न ये था कि राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी विद्युत तापीय परियोजना पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कथन क्या है कि ये जो विद्युत परियोजना है वह लिग्नाइट आधारित परियोजना है। ठीक है। और दूसरा कथन ये था कि यह परियोजना निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही ऑप्शन को चुनिए। अब सही ऑप्शन आपके सामने क्या है? पहला ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन आपके पास में ये है कि ये दोनों ही कथन अ व ब दोनों सही है। ठीक है। बी ऑप्शन ये है कि अ व ब दोनों ही गलत है। सी ऑप्शन है कि केवल अ सही है और डी ऑप्शन है कि केवल ब सही है।
ठीक है, तो अब आपके सामने ये चारों ऑप्शन है और हालांकि इसका उत्तर जो है वो ए सही है कि अ ब ब दोनों ही कथन सही है, लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने से पहले आपको इन दोनों कथनों की सही सही जानकारी होना आवश्यक है। अदरवाइज आप जो सही आंसर है उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वह 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस को विचार करने पर हमें मजबूर करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हमको ध्यान में रखकर चलना है। इसी तरह के प्रश्न का एक और अपर लेवल देखते हैं जहां पर आपके फैक्चुअल नॉलेज के साथ में आपके विश्लेषणात्मक ज्ञान का भी टेस्ट किया जाता है। जैसे 2016 में एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब वो वक्तव्य क्या है? पहला वक्तव्य है, कथन ये है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, ये है कथन यानी ए। और अगला वक्तव्य है कारण आर, वो ये है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य बिंदु शामिल थे जो आधुनिकीकरण का आधार बने। अब ये दो वक्तव्य आपके सामने हैं, पहला है कथन और दूसरा है कारण। तो दो वक्तव्य आपके सामने है। अब प्रश्न ये है कि नीचे जो दिए हुए कूट है या ऑप्शन है उसमें से सही का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी और डी। देखिए ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, यानी ए सही है, आर गलत है। बी ऑप्शन है, बी सही, सॉरी आर सही है, ए गलत है। तीसरा ऑप्शन ये है कि ए व आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन ये है कि ए व आर दोनों सही है किंतु ए की व्याख्या आर सही करता है। ठीक है, मैंने थोड़ा संक्षेप में लिखा, थोड़ा फास्ट लिखा है समय बचाने के लिए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपको सही उत्तर देने से पहले कथन और कारण इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों वक्तव्य आपस में किस हद तक जुड़े हुए हैं, किस हद तक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी आपको इनका अंतर संबंध और इनके विश्लेषणात्मक ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है, तभी आप सही ऑप्शन का चयन कर पाएंगे। यहां पर ऑप्शन डी सही है कि ए और आर दोनों ही सही है और ए की व्याख्या आर सही करता है। एक इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जहां आपके सामने विकल्पों की दो सूचियां दी जाती है और कहा जाता है कि निम्नलिखित में से आप सही से एक सूची का दूसरी सूची से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। जैसे 2021 में ये सवाल पूछा गया था जो मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। आपको दो सूचियां दी गई है, ये पहली सूची है और ये दूसरी सूची है, और आपसे प्रश्न ये कहा जाता है कि आप ये फर्स्ट सूची का दूसरी सूची से मिलान कीजिए और जो दिए हुए कूट है यानी दी गई जो चार ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन का चयन कीजिए। जैसे सवाल है कि बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर, ये इनके उत्सव की तिथियां हैं कि ये कब मनाए जाते हैं। तो आप इनमें से सही का आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। आप इसके लिए यूं टिक कर सकते
हैं कि कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में और गणगौर चैत्र माह में। तो 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन कौन सा वाला आ रहा है? 1 2 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो कई बार ये जो सुमेलित करने वाले जो सवाल होते हैं, कई बार इनमें हमको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सुमेलित में से 1 या 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं और आपका ऐसा कोई फिट बैठ जाए तो इसमें कई बार हमको लाभ हो जाता है, फायदा हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर पेपर सेटर ने आपके दिमाग को चक्कर घिन्नी करना ही ठान लिया है, तब तो आपके लिए ये चारों ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं और चारों का उत्तर आपको आए, चारों फैक्ट्स आपको आए तभी आपका काम चले, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। एक तरीका प्रश्न पूछने का यह भी है कि आपको कुछ घटनाएं या कुछ तथ्य दे दिए जाते हैं जिन्हें कह दिया जाता है कि आप इन्हें कालानुक्रम में जचाइए। जैसे 2018 में यह सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में जचाइए। आपके सामने 4 घटनाएं दे दी गई कि लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और तिलक की मृत्यु। और पुनः आपको 4 कूट दे दिए गए, A B C D, और सही ऑप्शन को आपको चुनना है। अब काल आपके सामने नहीं है, तिथि आपके सामने नहीं है, आपके सामने क्या है? सिर्फ घटनाएं ही आपके सामने है। अगर आपको इन सभी घटनाओं का क्रम याद है कि भाई पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, तभी आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। यहाँ सही ऑप्शन है सी, ठीक है। लेकिन इस एक ऑप्शन को, एक सही उत्तर को आप तभी दे पाएंगे जब आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों का उत्तर सही आता हो। तो एक प्रश्न में यहाँ पर 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। यहाँ आपसे वास्तव में देखा जाए तो एक नहीं बल्कि 4-4 सवाल और कई बार तो इससे भी ज्यादा जानकारियां पूछी जाती है। आप सोचो कि भाई RAS प्री में तो केवल 150 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब घर आकर पेपर देखो और उसका कैलकुलेशन करो तो पता चले कि सही कूट का चयन करो, गलत युग्म छांटो, मिलान करो, सुमेलित करो, और इस तरह से देखें तो ओवरऑल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 200 पार से ही आगे ठहरती है। तो इस मायने में अगर देखें तो RAS की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वास्तव में आपके दिमाग की परीक्षा है। आप कितना पढ़ते हैं, कितना याद करते हैं, टोटली आपके माइंड का खेल है। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न इस तरह के भी पूछे जाते हैं जो कथन की सत्यता और असत्यता से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2016 में ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको 4 कथन यहाँ पर दिए गए। पहला कथन ये है कि बंबई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। दूसरा कथन ये है कि मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। और तीसरा कथन ये है कि हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। और अंतिम ऑप्शन ये रखा गया कि गोवा को दमन दीव से अलग रखा गया। तो आपके लिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन आप टिक करें, इसके लिए जरूरी है कि शेष कथन सत्य है या नहीं ये आपको मालूम हो। तो सवालों का एक ट्रेंड, एक तरीका ये भी है। इसी तरह से 2016 में एक सवाल ये पूछा गया कि RPSC के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया मोहम्मद याकूब, ब ऑप्शन ये था यतेंद्र सिंह, सी ऑप्शन ये था DS तिवारी, और लास्ट ऑप्शन है CR चौधरी। प्रश्न क्या है फिर से देखिए। प्रश्न ये है कि RPSC के अध्यक्ष के रूप में दिए गए में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा। तो जनरली हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल ये तो जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इन दिए गए में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा, सर्वाधिक छोटा रहा, तो इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए या इतनी डीप नॉलेज कैसे ली जाए, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है।
तो यहाँ पर ऐसा सवाल पूछा जाए, इसके पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य है, और वो विशिष्ट उद्देश्य क्या है वो आपको जानना है। वो सिर्फ इतना ही है कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी जो संस्था है वह दाई माई है, तो इसलिए आपको आरपीएससी से जुड़े हुए सभी सवाल पढ़कर जाने चाहिए, उससे संबंधित समस्त जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। कुल मिलाकर हमने देखा कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जहां अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत भी अगर आप बुद्धि लगा लेते हैं, तो दिए गए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। एक आध जगह पर तुक्का भी लगाएं तब भी काम चल जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शन दिए गए, चारों ही ऑप्शन सही है, और वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सब्जेक्ट का गहन और बारीक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा सही उत्तर का जो चयन है वो उलझन भरा होगा। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपको सारे प्रश्न इजी लगेंगे, लेकिन जब आपकी तैयारी ही ढीली ढाली होगी तो आपको पेपर टफ लगेगा। आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की दिशा तय करेगी। मेरा मकसद आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर से, उनकी प्रकृति से अवगत करवाना था। इसी कड़ी में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टारगेट आरएएस के लिए स्मार्ट पढ़ें, बेसिक की समझ बढ़ाएं और दिमाग की उर्वरा शक्ति को जगाएं। बेस्ट विशेस।